नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम बंटी कुमार है और मैं बोकारो से हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे बुक स्टॉल है बोकारो मॉल के बगल में साइड में बुक स्टॉल हमने लगाया हुआ है श्री आचार्य प्रशांत जी का। आचार्य प्रशांत जी के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वो आईआईटी और आईआईएम अलुमिनस हैं एंड यूपीएससी की एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, एक्स सिविल सर्वेंट रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अलग अलग कंपनियों में 3-4 तरह की कंपनियों में अपना योगदान दिया है कुछ सालों तक। उसके बाद उन्होंने छोड़कर उसे अध्यात्म की ओर उनका उन्मुख हुआ है और वो बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों को, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को पढ़े हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन का 15 से 20 वर्ष उसमें दिया हुआ है और उतना सब कुछ पढ़ने के बाद और सारे फिलोसफीज़ को, अलग अलग देशों के फिलोसफीज़ को पढ़ने के बाद उन्हें यह महत्वपूर्ण लगा जो वेदांतिक फिलोसफी है उसको लोगों तक पहुंचाना और उसे धरातल पर पहुंचाना। मतलब जीवन प्रतिदिन में हम लोग जो जीवन जीते हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, उनमें वेदांत को उतारना। ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सारे पुस्तकें और ग्रंथ पढ़े हुए हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। उनका किस तरह से उपयोग करना है दैनिक जीवन में वो नहीं जान पाते। तो उनको सरल भाषा में पहुंचाने का कार्य अभी आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं। जैसे भूतपूर्व समय में कुछ वर्षों पूर्व स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के प्रचार के लिए अपना समय और अपना जीवन दिया था, उसी प्रकार अभी उसकी महत्ता को समझते हुए अभी आचार्य प्रशांत वेदांत को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं और घर घर वेदांत के द्वारा आचार्य जी लगे और हम उनके विद्यार्थी हैं। वो हमें गीता पढ़ाते हैं। कृष्ण वो देह नहीं है जो मोरपंख धारण करती है, जो मुरली धारण करती है, वो देह नहीं है कृष्ण। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो बोध है जो कालातीत है। रूप रंग पे मत चले जाइएगा। बात व्यक्तित्व की नहीं है, बात चेहरे की नहीं है, शरीर की नहीं है, बात बोध की है। और प्रतिदिन हमारी कक्षाएं चलती है रात के वक्त और हमारे Q&A सेशंस भी होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस एंड इसके साथ ही एग्ज़ाम्स भी होते हैं। हमारे समय 2-3 दिनों में हमारे गीता के एग्ज़ाम्स होते हैं, ताकि वो हम इससे भी जान पाए, परख पाए कि जो हम सीख रहे हैं गीता उसे अपने जीवन में ला पा रहे हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू हमने एग्ज़ाम अटेंड करते हैं। तो इसके अलावा अब क्या है कि वेदांत जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं, उसका जड़ एक चीज़ में आकर रुकता है कि हम कैसे हैं। कुछ भी करते हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं, हमारे कोई किसी से कुछ संबंध है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या फिर कोई सिविल सर्विसेज में है, किसी भी तरह के काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है या कोई घर में अपनी गृहस्थी चला रहा है, इस तो हर चीज़ में हम देखते हैं कि करता कौन है? करता है इंसान, मनुष्य। और जब मनुष्य अंदर से सही नहीं रहेगा, उसका मन शांत नहीं रहेगा, वो कन्फ्यूज़न में रहेगा, तो फिर वो जितने भी काम करेंगे सब में उसे गलत ही चुनाव करना पड़ेगा। हम प्रतिपल कुछ न कुछ चुनाव करते हैं। हमारा चुनाव अगर हमारे केंद्र से आता है कि जैसे बचपन से हम जब पैदा होते हैं तभी से हमारे कुछ चुनाव होते हैं। हम सोसाइटी में अगल बगल के लोगों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, माता पिता को, भाई बहन को, उसके बाद विद्यार्थी शिक्षक से मिलते हैं स्कूल में, फिर नए नए दोस्त बनते हैं। तो इन सारे चीज़ों से मिलकर हमारे मन में धारणा बैठती है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हम एक शरीर है और शरीर जो भी हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, सोचने के बाद करते हैं, विचार करने के बाद। वो विचार हम मन से करते हैं। अब हमारा मन ही दूषित होता है तो फिर हम जो भी चीज़ विचार करेंगे वो दूषित ही होगा और उससे जो भी कर्म निकलेगा वो दूषित ही होगा। तो इसलिए सबसे केंद्र में हमारा मन है और हमारा मन ही बनता है अज्ञान से। माता पिता ने कुछ बात बता दी, शिक्षक ने कुछ बात बता दी, मित्रों ने कुछ बात बता दी, कुछ इस किताब से पढ़ लिए, कुछ उस किताब से पढ़ लिए, कुछ मूवीज़ में देख लिए, कुछ सीरियल्स में देख लिए। इस तरह करके हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरह से ज्ञान आता है और वो सब मिक्स हो जाता है और हम जब कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा विचार है, जबकि वो हमारा विचार नहीं होता है। वो हमारे सबकॉन्शियस में जो फीड होता है पहले से अगल बगल के जगह से मिलकर, वो सब चीज़ हमारे अंदर से निकल रहा होता है। तो इसलिए हमें अपना मन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम
अपने मन को शांत कर सके और जो जो चीज़ फीड किया गया हमें बचपन से उसे धीरे धीरे नेति नेति करते हुए उसे हटाते चले जाए, और फिर जो लास्ट में बच जाता है शांत स्वभाव, वहाँ से फिर हम अपने मन को संचालित कर सकें, वहाँ से देख सके क्या गलत है क्या सही है, उसमें आत्म अवलोकन करके। यह एक प्रक्रिया है आत्म अवलोकन की, अपने थॉट्स को देखना और समझना कि ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में आचार्य जी ने विस्तार पूर्वक बताया है, और उसके परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न विषयों पर जानकारी मिली है ऐसी जो कि न समाज में बताता है न मीडिया में बताती है, और इसके कारण आज पृथ्वी में दुर्दशा होगी। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, उसके बाद किडनैपिंग्स हो रहे हैं, तो इस तरह से बहुत एसिड अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, करप्शंस हो रहे हैं, जिसका परिणाम दूरगामी परिणाम बहुत ही भयावह होता है। और इसके साथ ही साथ हम प्रकृति और पशुओं के प्रति इतने क्रूर हो गए हैं कि हमारा मन क्रूरता से भर चुका है, और इस क्रूरता को हम फिर पशुओं पर भी निकाल रहे हैं और मनुष्यों पर भी निकाल रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि क्राइम भी हो रहा है। तो उस क्रूरता को खत्म करने के लिए हमारे अंदर करुणा आना और प्रेम आना आवश्यक है। वो करुणा प्रेम तभी आएगी जब हम आत्म अवलोकन के जरिए अपने केंद्र में पहुँचे। तो इसी के जरिए केंद्र में पहुंचने के बाद जो विभिन्न विषयों के आचार्य जी ने ढूंढा है उसको हम विभिन्न पुस्तकों के जरिए और उनके विचारों को जानते हैं। जैसे कि एक आता है विद्यार्थी जीवन, एक हमारा पुस्तक है विद्यार्थी जीवन। इसमें हम विद्यार्थियों के बारे में सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को कैसे रहना है, कैसे जीना है, बल्कि ये भी जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में अभी हम लोगों ने जिस तरह से अपने माइंड को फॉर्म कर रखा है, हर स्टूडेंट जो कोचिंग संस्थान है और जो घरों में जो अभिभावक बताते हैं बच्चों को, वो किस तरह से मिल करके विद्यार्थियों के मन में भर दिया गया है, उसको पहले खाली करने का काम होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने से विद्यार्थियों को किस तरह से आत्मावलोकन के जरिए स्टडीज़ करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाई के साथ खेल में भी ध्यान देना चाहिए, अपने आत्मावलोकन के जरिए और आसपास लोगों को देख के उससे सीख भी सकते हैं। वो सब चीज़ कुल मिलाकर पहले अपने विद्यार्थी को हर क्षेत्र में पहुंचना है। ये चीज़ वो इस पुस्तक के जरिए बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ किताबों पर या सिर्फ एक चीज़ में मत पड़े रहो, अभी समय है बहुत, तो जीवन के हर क्षेत्र को, हर मुद्दे को टच करना सीखो, ये चीज़ बताया जाता है। इसके अलावा आचार्य जी ने स्त्री पुस्तक के बारे में बताया, जिसमें महिलाओं के बारे में बताया गया विस्तार से। संघर्ष के बारे में, हम आजकल लोग भी डिप्रेशन में और एंजाइटी में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उससे निकलने के लिए संघर्ष है। और क्लाइमेट चेंज जो अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, इंडिया एक क्लाइमेट इमरजेंसी में है। क्लाइमेट चेंज ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी अगर इसको नहीं समझा जाए तो आने वाले कुछ दशकों में शायद पूरी पृथ्वी में मास एक्सटिंक्शन हो सकता है और शायद मानव जाति विलुप्ति के कगार पर जा सकता है। तो इसलिए इस क्लाइमेट चेंज को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसकी हिंदी और इंग्लिश की भी पुस्तक यहाँ पे अवेलेबल है। क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा ब्रीफ में तो बताना चाहूँगा कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग से, इससे शुरुआत होती है ग्लोबल वार्मिंग से। अब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्रीन हाउस गैसों से। हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हमने स्कूल में पढ़े हैं कि ओजोन होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अलावा जलवाष्प भी होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है कि जब हमारे पृथ्वी पर सूर्य की किरण पड़ती है तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो वापस परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती है जो उन अल्ट्रावायलेट रेज को पकड़ लेती हैं और पृथ्वी के वातावरण में ही रोक देती हैं, इन्हीं जिससे कि वातावरण गर्म हो जाता है। अगर ये कंट्रोल में रहे तब तो फिर ठीक है, लेकिन जब ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा रेज को रोकने लगे, तो फिर वो इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ग्लोबल टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि हमारे जीवन मनुष्य के रहने के लायक वो नहीं रह जाता है, ना पेड़ पौधों के लिए, ना पशुओं के लिए, ना मनुष्य के लिए। जो गैसें इन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक कर रखती है उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस। अब हम देखते हैं कि मनुष्य के क्रियाओं के कारण ग्रीन हाउस गैसों की बहुत सारी बढ़ोतरी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बहुत सारी बढ़ोतरी हो रही है।
इसको रोकने का एक बहुत ही सार्थक उपाय ये है कि हम पेड़ों को और जंगलों को बहुत ज़्यादा लगाएं, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड को रोक कर रखती है। अब हम देख रहे हैं कि एनिमल फार्मिंग के कारण, पशुओं को मारने के कारण, और जैसे जैसे मीट की डिमांड बढ़ती जा रही है मांसाहार की, तो उस तरह से हम लोग उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, उस बढ़े हुए आबादी को के मांसाहार के डिमांड के लिए हमें उस तरह से पशु भी चाहिए जिनको मारा जा सके। अब उन पशुओं को इंसेमिनेशन करके, कृत्रिम गर्भाधान करा करके उन्हें बहुत सारे उसकी आबादी बढ़ाई जाती है पशुओं की ज़बरदस्ती करके, और फिर उस आबादी को खिलाना भी पड़ेगा। उतने सारे पशु हैं तो उन्हें खिलाने के लिए फिर हम देखते हैं कि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, पूरे के पूरे जंगल साफ किए जा रहे हैं ताकि उन जंगलों पर खेती की जा सके। उस खेती में जो चारा उगाया जाता है वो इंसानों के खाने के लिए नहीं होता है, बल्कि जानवरों को खाने के लिए होता है। अभी भी आप देखोगे कि पूरे विश्व में जितनी खेती होती है उसका 70% खेती जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है, ताकि उन जानवरों को फिर बड़ा करके उन्हें काटा जा सके और हम इंसानों के मांसाहार के डिमांड को पूरा किया जा सके। अब एक तो आबादी बढ़ना है, बहुत बड़ा रीज़न है कार्बन उत्सर्जन के लिए, कार्बन फुटप्रिंट में बढ़ावा देने के लिए, कंजम्पशन। और उस आबादी को फिर मांसाहार के डिमांड के लिए फिर हम जंगलों के जंगल काट रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ रहा है, और जो एक लौता सोर्स है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कम करने, उसको हम बिल्कुल खत्म किए जा रहे हैं। अभी आप अमेजन के जंगल, ब्राज़ील में अमेजन का जंगल है, उसको देखेंगे, उसको पूरा साफ किया जा रहा है ताकि बस वो मीट का डिमांड पूरा किया जा सके। मांसाहार अभी कनेक्टेड हो गया है ग्लोबल वार्मिंग से, सीधी बात। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से अभी बढ़ता जा रहा है, जो विश्वव्यापी संस्थान है IPCC क्लाइमेट चेंज का, उनके रिपोर्ट के अनुसार अगर हम 2040 तक 2 डिग्री तक अगर नहीं रोक पाए तो तबाही, कैटास्ट्रोफी उसकी शुरुआत होने वाली है। और उसके बाद फिर एक ऐसा चेन बनने वाला है, एक ऐसा फीडबैक साइकिल बनने वाला है जो कभी उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर ग्लेशियर्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं, उसमें अगर वो पिघलना शुरू हुआ तो ग्लेशियर्स पिघल के अंदर की मिट्टी दिखेगी, और जब मिट्टी दिखेगी तो उसमें गर्मी और बढ़ेगी तो मिट्टी और उगड़ेगी, ग्लेशियर, और मिट्टी जब और उगड़ेगी तो और ग्लेशियर्स पिघलेंगे। तो ये एक चेन बन जाएगा, मिट्टी एक और उगड़ती जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे, जिससे लूप बनता है, और उस लूप को फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज का असर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर धीरे धीरे बाढ़ आएंगे। ग्लेशियर्स पिघलेगा तो पूरा बाढ़ आएगा पहले, तो उसके बाद फिर पूरा सूखा आएगा। तो उसका परिणाम यह होगा कि अकाल होगा, बहुत सारे मृत्यु होंगे धीरे धीरे। अभी देखिए बहुत सारी सभ्यताएं पूर्व समय में विलुप्त हुई हैं। 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, लेकिन ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन होने वाला है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानों, पहले तो प्राकृतिक वजहों से हो रही थी, लेकिन इस बार इंसानों के वजह से हो रही है। इसलिए इसे समझना और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अभी मीडिया इन चीज़ों को पहुंचा नहीं रही है, इसलिए मीडिया नहीं पहुंचा रही, इसलिए हम लोगों जितना अधिक से अधिक हो सके आचार्य जी से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हम उनके पुस्तकों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके विद्यार्थी हैं गीता सत्रों के, और हम अभी स्वयं सेवकों की तरह उनकी पुस्तकों को अपने से डोनेशन इकट्ठा करके लोगों को पहुंचा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे, बैठ के पढ़ने को कह रहे हैं। और इसी प्रयास में हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी हमारा प्रयास अभी जारी है लोगों तक पहुंचने का, आगे भी ये जारी रहेगा प्रयास।